Hello guys, welcome back on this video. Friends, I'm Yasel Chauhan. I want to tell you something about our Indian Constitution. This video is my fourth video about Indian Constitution. If you are not seen my previous video, then you will check my description link. दोस्तों, हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि संविधान का जो तीसरा पार्ट है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर, यहाँ देखिए, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल हैं। 12 से 35 जो आर्टिकल हैं उसमें भी कुछ भाग हैं, तो 12 से 35 के बीच टोटल 6 भाग हैं। तो जिसमें आपको पहला भाग हमने पिछली वीडियो में आपको समानता का अधिकार, जिसमें 12 से लेकर 18 तक आर्टिकल दिए हुए थे, तो उसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब दूसरा पार्ट जो है स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आज हम लोग जानेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि टोटल 12 से 35 जो आर्टिकल हैं वो किस किस प्रकार के हमें अधिकार देते हैं। तो पहला जो हमारा था समानता का अधिकार, यानी आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल हैं वो समानता का अधिकार देते हैं। और दूसरा देखेंगे तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 21 तक है। और उसके नीचे फिर देखते हैं शोषण विरोधी अधिकार, इसमें 23 और 24 आर्टिकल दिए हुए हैं। तो ये टोटल जो है 7 हैं। तो इसमें पहले क्या था कि 12 से लेकर 35 जो आर्टिकल थे, तो इसमें टोटल 7 भाग हुआ करते थे, 7 पार्ट थे। लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें जो था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पे अब टोटल 6 पार्ट ही बचे हैं। तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया, अब 6 पार्ट बचे हुए हैं, जिसमें आज हम आपको दूसरा भाग बताने जा रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आर्टिकल 19 को देखते हैं। आर्टिकल 19 क्या है? तो आर्टिकल 19 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस आर्टिकल को संविधान की बैकबोन यानी रीढ़ कहते हैं। यानी आर्टिकल जो 19 है यह इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह अकेले इतना ज़्यादा हम लोग को मूल अधिकार देता है कि इसको अधिकार देने के कारण इसको संविधान का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 19 में ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से इसको बैकबोन कहा जाता है। सवाल पूछेगा कि संविधान की बैकबोन किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 19 को कहते हैं। और अगर संविधान की आत्मा की बात हो, यानी पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 32 हो जाएगा। और फिर पूछे कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो प्रियम्बल को कहते हैं संविधान की कुंजी। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह टोटल जितने भी प्रकार के आर्टिकल हैं जो मूल अधिकार को बताते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल है वो आर्टिकल 19 है। तो इसमें देखेंगे पहला अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी हम अपनी बातों को जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहें, हम अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। यानी हम मान लीजिए हम कुछ बात आपसे कहना चाह रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आपको आमने सामने आपको खड़ा करके मतलब बातचीत करके आपको बताया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमको जैसे अच्छा लगेगा वैसे आपको हम बता सकते हैं कि हम आपसे यह कहना चाह रहे हैं। तो इसमें देखिए पहला लिखा है बोलना है, यानी आप अपनी अभिव्यक्ति को बोल कर बता सकते हैं कि हम क्या आपसे कहना चाह सकते। दूसरा देखेंगे मौन, यानी कभी कभी देखें आप, जैसे किसी महापुरुष का अगर देहांत हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग उनकी आत्मा को शांति के लिए कुछ समय के लिए मौन रखते हैं, जिससे कि उन मौन रखने से वापस तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना कर्तव्य है कि उनको याद करते हैं कि हमारे एक अभिन्न अंग थे जो कभी महापुरुष हुआ करते थे हमारे देश के, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग मौन रखते हैं। तो हम वहाँ पे अपने दुख को प्रकट करने के लिए वहाँ पे
मौन रखते हैं, यानी हम अपनी बात को वहाँ पे बताना चाहते हैं सीधे सीधे कि हम उस व्यक्ति के गुजर जाने से हम दुखी हैं और इसलिए हम मौन रखें। दूसरा देखें मीडिया, इसमें मीडिया की भी बात हुई है, यानी मीडिया जो चाहे वह किसी से भी कुछ भी पूछ सकती है, लेकिन मीडिया को भी यह ध्यान रखना होता है कि एक दायरे में रहकर एक दूसरे से सवाल करना होता है कि मीडिया की बातों से सामने वाले व्यक्ति को किसी भी बात का ठेस न पहुंचे। तो मीडिया भी यहाँ पे ध्यान रखती है। पुतला, यानी कभी कभी आप देखे होंगे कि जनता अगर किसी नेता से खुश नहीं हो उसके कामों से, तो क्या करते हैं, गुस्से में आके उसका पुतला ले आके किसी चौराहे पे खड़ा होके फूंक देते हैं लोग। तो ऐसे में सरकार ये नहीं करेगी कि जो लोग पुतला फूंके उनका मतलब उनको सजा कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति का अधिकार हमें पुतला फूंकने का भी अधिकार देता है, क्योंकि आपने वहाँ पे उस नेता का पुतला फूंका है, न कि उस व्यक्ति को जलाया है। तो आप यहाँ पे अपनी मतलब जो नाराज़गी है पुतले को फूंक कर दिखा रहे हैं कि हम इस फला नेता के काम से हम खुश नहीं हैं, इसलिए उसका पुतला हम जला रहे हैं। तो आपने यहाँ पे भी अपना अभिव्यक्ति इस तरह से आप दिखा सकते हैं। दूसरा है झंडा, जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड कप मैच हो रहा है, कोई भी वर्ल्ड कप ही हो रहा है मान लीजिए, तो वैसे में अगर हमारा इंडिया अगर जीत जाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना जो तिरंगा झंडा उसको लेके स्टेडियम में लहराते हैं। तो वहाँ पे वो लोग अपने हिसाब से अपनी अभिव्यक्ति को दर्शा रहे हैं कि हमारा इंडिया जीत चुका है, और वो मुंह से ना बोल करके बल्कि झंडा लहराते हैं अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए। इसी में लागू हुआ है आरटीआई, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें आपको हर प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं जो जिसको आप आरटीआई के तहत आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपने अपनी बोर्ड की पेपर दिया और आपको विश्वास है 100% कि हमने 100 में 80% क्वेश्चन सही किए हैं, और ऐसे में क्या हो जाए 80% सही करने के बाद भी अगर आपका रिजल्ट 35% या 40-50% बनता है, तो अगर आप चाहें तो आरटीआई के तहत अपनी कॉपी दोबारा जांच करवा सकते हैं। इसमें आपको फिर से आपकी कॉपी रीचेक होगी। तो आरटीआई में मतलब यही बताया गया है कि आप अपने अधिकार जो है उसको आरटीआई के तहत जान सकते हैं। यही अभिव्यक्ति के अधिकार हैं, यानी हम अपनी बातों को जिस तरह चाहें उस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप देखे होंगे हिंदी फिल्मों में क्या होता है, जो हीरो होगा वो हीरोइन के लिए गाना गाएगा और जो हीरोइन होती है वो हीरो के लिए गाना गाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, अभिव्यक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इसे में भोजपुरी वाले बहुत ज़्यादा इसका दुरुपयोग करते हैं। कैसे करते हैं बता रहे हैं आपको। वो हिंदी तो कुछ समझ में आता है कि हीरो हीरोइन के लिए गाना गाएगा, हीरोइन हीरो के लिए गाना गाएगी, लेकिन भोजपुरी वाले क्या करते हैं, इतना अश्लील गाना गा देते हैं वो कि मतलब आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर न भोजपुरी फिल्म को देखना पसंद करेंगे ना उसकी गानों को सुनना पसंद करेंगे। तो भोजपुरी वालों ने ऐसा बहुत ही ज़्यादा अश्लील गाने और फिल्में करते हैं जो अभिव्यक्ति उनका जो है उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। अब दूसरा देखते हैं सभा, यानी आपने अपनी बात को रख दिया, यहाँ पे आप अपनी बातों को किसी से कह दिया और आपकी बात उस व्यक्ति को अच्छा लगता है तो आप सभा कर सकते हैं। यानी अपनी बातों को, यानी अपने जो अच्छे विचार हैं वो एक दूसरे तक पहुंचाना है अगर आपको, तो आप सभा कर सकते हैं। सभा करने की भी आपको छूट है, तो आप सभा भी कर सकते हैं। संगठन, मान लीजिए आपने अपनी बात किसी से कही, उसको अच्छा लगा, आपने सभा कर लिया, तो उसके सभा करने के बाद यानी मीटिंग करने के बाद आपके पास कुछ लोग जुट जाएंगे आपसे आपकी बातों को सुनने के लिए। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। संगठन ऐसा संगठन बनाएंगे कि असंगत ना हो, यानी ऐसा नहीं है कि आप कोई संगठन बना लिए, कोई टीम बना लिए और उस संगठन का काम है कि केवल लोगों के ऊपर बम बारूद फेंकना है, तो ऐसा संगठन आपको नहीं बना सकते, यह कानूनन अपराध है। अगर कुछ ऐसा संगठन है
जो अपने देश के हित में काम करता हो, जो लोगों की भलाई के लिए काम करता हो, तो ऐसा संगठन आप बना सकते हैं। संचरण यानी संचरण मतलब चारों तरफ भ्रमण, यानी संचरण हम चारों तरफ भ्रमण कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप चारों तरफ घूम सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। यानी मान लीजिए आपको घूमने की आज़ादी है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर में ही घुस जाओ, किसी के बेडरूम में घुस जाओ, किसी के घर में घुस जाओ। और मान लीजिए इंडिया और चीन के बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है और आपको घूमने की आज़ादी दी। आपको मालूम है कि आर्टिकल 19 हमें संचरण की अधिकार देता है, तो ऐसा नहीं है कि उस युद्ध के बीच आप जाकर बोलेंगे कि हमें घूमने की आज़ादी है, हम यहाँ घूम सकते हैं, तो वहाँ पे वो चीन वालों को छोड़ के यहाँ पे उड़ा देंगे सब। तो आप घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि वो किसी सुरक्षा, पब्लिक मोरल या अन्य किसी भी चीज़ को आपको नुकसान न पहुँचाता हूँ। आगे देखते हैं निवास। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से अपनी बात कही, फिर सभा भी कर लिया, संगठन भी बना लिया, चारों तरफ आप घूम भी लिए। उसके बाद घूमते वक्त अगर आपको कहीं कोई जगह अच्छा लगा, आप वहाँ बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आप वहाँ निवास कर सकते हैं, यानी आप वहाँ अपना घर बना सकते हैं। तो वहाँ रहने के लिए आपको क्या करना होगा, संपत्ति की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यानी अगर उधर आपको घर बनाना है, उधर निवास करना है उस जगह पे आपको, तो आपको ज़मीन खरीदना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ संपत्ति की भी ज़रूरत पड़ेगी। सातवां क्या है, मान लीजिए आप वहाँ बस गए, वहाँ पे अपने घर बना लिया, संपत्ति आपकी हो गई। उसके बाद आपको तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, मतलब डेली के खर्चे के लिए, आपको कोई परिवार चलाने के लिए, तो आप बड़ी व्यापार भी कर सकते हैं। व्यापार जैसे आप दुकान चला सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं, कैफ़े चला सकते हैं, रिक्शा चला सकते हैं, मतलब कोई भी व्यापार जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। आपको व्यापार रोकने की कोई मतलब अनुमति नहीं देगा, आप व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 थे, लेकिन इधर भी ध्यान रखेंगे कि इन सभी चीज़ों में ऐसा कुछ भी ना हो जो एकता अखंडता को समाप्त करता हो, या फिर किसी सुरक्षा, यानी किसी भी मान लीजिए पुलिस वालों को या आर्मी कैंप वालों को, इन सब चीज़ों को जो हमारी रक्षा करते हैं उनको मतलब डिस्टर्ब करते हो, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। पब्लिक यानी मान लीजिए अभी व्यक्ति है, तो आप किसी पब्लिक में कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो जिससे पब्लिक को नुकसान हो, तो आपको पब्लिक का भी ध्यान रखना है, मोरल ना हो। उसके आगे कोर्ट का भी, यानी आप कोर्ट के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते कि मतलब असंगत इन लोगों के बारे में नहीं बोल सकते। विदेशी संबंध, मान लीजिए विदेश का कोई गेस्ट के रूप में आए, मान लीजिए ट्रम्प आए हमारे यहाँ इंडिया में, और आपको अभी व्यक्ति की आज़ादी है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रम्प के सामने जाके गाली देने लगेंगे ट्रम्प को, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा विदेशी संबंध जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अभी व्यक्ति के अंतर्गत हैं, लेकिन असंगत नहीं होना है। एक बार यहाँ पे देखेंगे संपत्ति, तो पहले क्या था, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल थे उसमें आपको बताया गया कि संपत्ति का जो अधिकार था इसको ख़त्म कर दिया गया। तो अभी टोटल 6 थे। तो संपत्ति का अधिकार क्यों ख़त्म किया गया, तो जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन का पटरी बिछाते हुए 100 किलोमीटर से आ रहा है, ठीक है, और 100 किलोमीटर से आया, कुछ दूर पे आके किसी व्यक्ति का खेत पड़ गया या घर पड़ गया, और वह बोले कि हम अपना खेत जो है रेलवे विभाग को नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरा जो खेत है यह हमारे पूर्वजों का है, हम इसको आपको नहीं दे सकते, यह हमारा खानदानी खेत है, तो इसको हम आपको रेलवे गुजारने के लिए इधर से आपको अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि उसे अभिव्यक्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है कि अपना वह संपत्ति रख सकता है, तो वह आपको नहीं देगा। तो ऐसे में क्या होता था कि रेलवे विभाग वाले जो थे वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान होते थे, क्योंकि लोग अपना जो खेत था वह रेलवे विभाग को नहीं देना चाहते थे। तो इसमें क्या किया गया कि संपत्ति का जो अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया। तो अभी टोटल 6 ठो हैं, संपत्ति का अधिकार समाप्त हो चुका है। संपत्ति का अधिकार इसीलिए समाप्त हुआ कि रेलवे विभाग को बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर दिक्कत होती थी। चलिए दोस्तों, अब आर्टिकल 20 को देखते हैं।
आर्टिकल 20 में मुख्यतः 3 बातें बताई गई हैं। आर्टिकल 20 का जो नाम है दोष से ही से संरक्षण है, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, यानी दोष से ही से संरक्षण। इसमें मुख्यतः 3 बातें बताई गई हैं। पहला क्या है, अपराध के समय का कानून। अपराध के समय का कानून यानी मान लीजिए जिस टाइम आपने कोई अपराध किया उसी टाइम के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी। तो पहली बात यह है अपराध के समय का कानून। जैसे कि मान लीजिए आपने 2020 में किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया और 2020 में हाथ काटने की जो सज़ा है वो 1 साल की है, यानी 1 साल आपको जेल में रहना होगा। और अब ऐसा नहीं है कि आपको सज़ा तो तुरंत दी नहीं जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा होगा, वो मुकदमा कम से कम 4 से 5 साल चलेगा। तो ऐसे में कुछ टाइम लग जाएगा आपको सज़ा देने में। तो मान लीजिए आपके ऊपर मुकदमा हुआ और 4-5 साल बाद जैसे कि 2025 में आपको सज़ा दी जाएगी, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, पहले देखेगा कि आपने अपराध किस टाइम किया था। तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपने अपराध 2020 में किया था और 2020 में जो हाथ काटने की सज़ा थी उस सज़ा के लिए मतलब दंड क्या दिया आपको है। तो वो देखेगा 2020 में जो था 1 साल की सज़ा थी। यानी कि ऐसा नहीं है, अब 2025 में नया कानून अगर बन जाए कि हाथ काटने पर व्यक्ति की फांसी हो जाएगी, तो आपको फांसी नहीं होगी, क्योंकि 2020 में जो था हाथ काटने की सज़ा 1 साल की सज़ा थी, वही आपको सज़ा दी जाएगी, क्योंकि आपने 2020 में अपराध किया था। तो 2020 के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी, 2025 के हिसाब से आपको नहीं दी जाएगी। तो यही पहली बात यही है अपराध के समय का कानून। जिस समय आपने जो अपराध किया उसी के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी। दूसरा है एक अपराध की एक सज़ा। यानी ये कहता है मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और आपको जेल हो गई और आप जेल से 5-10 साल बाद जब भी आप वापस आते हैं, अगर आप वापस आ गए और फिर जज के सामने गए और बोले जज साहब हमने मर्डर किया था इस व्यक्ति का, आए हैं जेल से 5 साल बाद, तो ऐसे में अगर जज चाहे तो आपको सज़ा अब नहीं देगा, क्योंकि आपने जो गुनाह किया तो उसका सज़ा एक बार दिया जा चुका है, अब दोबारा आपको सज़ा नहीं होगी। तो इसे में जज आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आप एक बार उस सज़ा को भुगत चुके हैं। तो दूसरा यही है एक अपराध की एक सज़ा। तीसरा क्या है खुद के विरुद्ध गवाही। यानी अगर आप किसी अपराध में पकड़े जाते हैं तो आपको खुद के विरुद्ध गवाही अगर देते हैं तो यह एक तरह की गैर जमानती है। इस बात को कोर्ट नहीं मानती है और कोर्ट वही मानेगी जो आपने सिद्ध कर दिया, और कोर्ट वह नहीं मानेगी जो आपने सिद्ध नहीं किया। तो कोर्ट का भी यही फंडा है कि जो आप सिद्ध कर देंगे वही उसका न्याय होगा, और जो सिद्ध नहीं कर पाएंगे वो आपका न्याय नहीं होगा। तो ऐसे में खुद के विरुद्ध गवाही, यानी मान लीजिए आपको इंडिया की जो पुलिस होती है अगर पकड़ती है किसी को तो इतना कूट काट देती है ना, उगलवा लेती है ज़बरदस्ती कि बोल तुम ने अपराध किया है। तो ऐसे में अगर पुलिस आपको पूछती है तो चुपचाप बोल दीजिए हाँ भैया हमने अपराध किया है, और जब आप नहीं तो अगर आप कह देंगे कि नहीं किया तो इतना कूटेगी कि आपसे उगलवाई लेगी ज़बरदस्ती। ऐसे में फिर आप जज के पास जाएंगे तो जज के पास जाके आप बोलिए कि साहब हमने ऐसा नहीं किया है, यह मुझसे ज़बरदस्ती बुलवाई गई है। तो वहाँ पे फिर आपसे वैसे मालूम होता है कोर्ट को भी कि पुलिस ज़बरदस्ती कूट काट के बुलवा लेती है, खास करके इंडिया की पुलिस। तो खुद के विरुद्ध गवाही नहीं देनी है। एक बार क्या बताते हैं हम, एक बार ऐसा हुआ कि एक प्लान बनाया गया जिसमें कहा गया कि चेक किया जाता है किस देश की पुलिस सबसे ज़्यादा पावरफुल है, किस देश की पुलिस सबसे जल्दी काम कर लेती है। तो इसमें 4 देशों को मिलाया गया। पहला क्या था, यूएसए, ब्रिटेन, जापान और इंडिया। इंडिया 4 देश इसमें भाग लिए। तो इसमें कहा गया कि
एक बहुत ही घना जंगल था। उस घने जंगल में एक खरगोश को छोड़ दिया गया और 1 घंटे बाद अमेरिका से कहा गया कि तुम जाओ और खरगोश को ढूंढ के लेके आओ। तो अमेरिका की जो पुलिस थी 1 घंटे बाद उस खरगोश को खोजने गई। तो वह तुरंत क्या किए, अपना सेटेलाइट वगैरह कैमरा वगैरह लगा के और मैप में तुरंत देख लिया कि खरगोश किधर किधर से गया है और उसको 1 घंटे के अंदर खोज के अमेरिका की पुलिस ने 1 घंटे के अंदर लेकर चले आए। फिर उसके बाद ब्रिटेन की पुलिस को वही कहा गया, 1 घंटे बाद खरगोश को छोड़ दिया गया, दूसरे खरगोश को, और बोला गया कि तुम जाओ खोज के लाओ। तो ब्रिटेन भी वही किया, तुरंत सेटेलाइट वगैरह लगा के और चेक किया किधर गया है, और ब्रिटेन इसको 2 घंटे में लेकर चला आया खरगोश को। फिर जापान को बोला गया, तो जापान गया तो 3 घंटे में लेके आया। यहाँ पे तो इन लोगों की बात हो गई। यूएसए 1 घंटे में लेके चला आया, ब्रिटेन गया तो 2 घंटे में और जापान 3 घंटे में। अब बात है इंडिया की पुलिस को चेक किया जाता है कि इंडिया की पुलिस कितनी जल्दी काम करती है। अब दूसरे खरगोश को छोड़ दिया गया उसी जंगल में। फिर 1 घंटे बाद इंडिया की पुलिस को कहा गया कि आप जाइए खरगोश को ढूंढ के लेके आइए। तो इंडिया की पुलिस गई और ये जाने के 1 महीने तक वापस ही नहीं आए। इंडिया की जो पुलिस थी 1 महीने तक वापस ही नहीं आई। ऐसे में ये जो 3 देश थे ये परेशान हो गए कि इंडिया की पुलिस अगर थी तो कहाँ चली गई। अब ये तीनों देश इंडिया के पुलिस को ढूंढने गए उसी जंगल में। तो जब जंगल में गए तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि इंडिया की पुलिस क्या की थी, इसे 2 बांस लगाए थे इसे, और इसमें क्या किया था, एक सूअर को लटका दिया, इसे सूअर को लटका दिया था इसमें। और 2 इंडिया के पुलिस इस सूअर को पीट रहे थे और एक जो इंडियन पुलिस था वो इससे ज़बरदस्ती कहवा रहा था कि बोल मैं सूअर नहीं हूँ, मैं खरगोश हूँ, मैं ही खरगोश हूँ, बोल। वो सूअर से बोलवा रहा था कि तुम ज़बरदस्ती बोल कि मैं सूअर नहीं हूँ, मैं खरगोश हूँ। तो ये होती है इंडिया की पुलिस, वह कूट काट के उगलवा लेती है ज़बरदस्ती आपसे। तो यहाँ पे इंडियन पुलिस ऐसा ज़्यादातर करती है कि आपसे ज़बरदस्ती उगलवा लेती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप भी अगर कभी किसी पुलिस के हाथ पकड़े जाते हैं तो पुलिस से बच के किसी तरह कोर्ट में पहुंच जाइए और कोर्ट में जाके ये बोल दीजिए कि अगर आपको कुछ समय रखना है कस्टडी में तो उस समय बोल दीजिए कि हमको पुलिस रिमांड पे नहीं, जुडिशियल रिमांड पे भेजिए, यानी हमको पुलिस के पास न भेज के जेल भेज दीजिए, क्योंकि जेल की पुलिस अलग होती है, वो आपसे ज़्यादा मतलब अभद्र व्यवहार नहीं करती है। तो आप पुलिस रिमांड को छोड़ के जुडिशियल रिमांड को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 जो है वो आर्टिकल 20 की तरह है, यानी आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में इसको बदला नहीं जा सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या संसद हो, कोई भी इसको बदल नहीं सकता। ये जस का तस ही रहेगा, जब भी होगा अपने ही कंडीशन में रहेगा। तो आर्टिकल 21 का जो नाम है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कि आपकी जीवन के साथ कोई दूसरा आदमी खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो इसमें 2 पार्ट है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो पहले हम लाइफ को जानते हैं कि लाइफ की जो अधिकार है वो किस तरह के अधिकार है, यानी लाइफ के बारे में। तो पहला इसमें देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण देखेंगे, जैसे आपके गांव शहरों में देखे होंगे कि जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं वो जब रोड पे गुजरते हैं तो उनकी गाड़ियों में से बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलता है, और वो धुआं क्या होता है हमारे वायुमंडल में फैलता है, और जब हम ऑक्सीजन को श्वसन के माध्यम से अंदर लेते हैं तो उस ऑक्सीजन में वो जो गंदी हवाएं थी, जो धुएँ थे गाड़ी के, वो उसमें मिल जाते हैं और वही हमारे सांसों के द्वारा हमारे अंदर पहुंचते हैं और हमको बीमार कर देते हैं। तो इसमें पर्यावरण का भी क्षति होता है। तो आर्टिकल 21 में भी कहा गया है कि यहाँ पे पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा, यानी
पर्यावरण को भी आपको गंदा नहीं करना है, इससे किसी व्यक्ति की नुकसान हो सकती है। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि जो मोटर बाइक ज़्यादा धुएं देते हैं तो उन गाड़ियों को क्या कहता है, पुलिस की तो थाने पे लेके चले जाएंगे या फिर उसका चालान कर देगी, नहीं तो फिर उसका जो मालिक होगा उसके ऊपर कुछ फाइन लगा देगी। तो यदि आपका पोल्यूशन फेल हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको चालान किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पर्यावरण को भी बचाना है। अब दूसरा क्या है, आत्महत्या। अब मान लीजिए जब दूसरा कोई व्यक्ति आपकी जान नहीं ले सकता तो आप भी अपनी जान नहीं ले सकते हैं, क्यों आप भी सुसाइड नहीं कर सकते। यदि आपने सुसाइड कर लिया, मान लीजिए सपोज डेट यदि आपने अटेम्प्ट टू सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने के वक्त आप मर गए तो ठीक है, उसके बाद अगर मर गए तो आप किसको सज़ा देंगे, किसी को नहीं देंगे। मर गए तो ठीक है, लेकिन सुसाइड के दौरान अगर बाय द वे आप बच जाते हैं तो पुलिस आपको आईपीसी की धारा 309 के तहत आपको उठा कर लेकर चली जाएगी। यानी आपको लेके जाएगी थाने पे, आपसे पूछताछ करेगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, और आपको बताएगी कि आप तब तक नहीं मर सकते जब तक आपकी मौत खुद न आए। यानी आप एक इंडिया के अभिन्न अंग है, आप तब तक जिंदा रहेंगे जब आपकी मौत नहीं आ जाए। यानी आप अपनी खुद से अपनी जान नहीं ले सकते। अगर ऐसा आपने किया तो आईपीसी की धारा 309 के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरा है हेल्थ। तीसरा हेल्थ यानी आपने देखा होगा कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पे खसरा का, पोलियो का जो टीका है वो निःशुल्क लगाया जाता है। अभी हाल ही में देखे होंगे जो कोरोना था, इसमें बहुत सारे इलाज हुए लोगों को, तो लोगों से बिना पैसे लिए हुए ही सरकार ने इलाज किया। तो यहाँ पे हेल्थ का भी आपका ख्याल रखा जाएगा, यानी सरकार आपके हेल्थ का भी ख्याल रखती है, वह निःशुल्क आपकी दवा करेगी। तो इसमें हेल्थ की भी बात हुई है। यानी लाइफ में टोटल 3 बातें थी। यानी पहला, पर्यावरण को आपको दूषित नहीं करना है। दूसरा, अगर दूसरा कोई व्यक्ति आपकी जान नहीं ले सकता तो आप भी अपनी जान नहीं ले सकते। तीसरा है, सरकार आपकी हेल्थ की ख्याल रखेगी। यह तो लाइफ की बात होगी। अब दूसरा देखते हैं, लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या है, पहला ये एकांत या विदेश यात्रा। यानी कभी कभी देखे होंगे आप कि कुछ लोग होते हैं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो अकेले में चल जाते हैं और लगते हैं बड़बड़ाने, यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ऐसा होता है लोगों में कि जब ज़्यादा परेशान हो गए तो ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो आपको पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आपको एकांत में रहने की भी स्वतंत्रता है। विदेश यात्रा, यानी आप विदेश यात्रा का भ्रमण कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आई थी मेनका गांधी के साथ। उनका जो पासपोर्ट था तो उनकी विदेश यात्रा के लिए उनके पासपोर्ट को ही इंडिया की सरकार ने रद्द कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील किया कि आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी में हमारी यह आज़ादी है कि हम विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी सुनवाई हुई और उन्होंने अपनी यात्रा सफल की। तो आपको विदेश यात्रा के लिए भी कोई नहीं रोकेगा, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। निजता यानी प्राइवेसी। मान लीजिए आपका कोई ऐसा कुछ पर्सनल किसी साइट का मान लीजिए पासवर्ड है या कोई भी कोड है जो आप दूसरे को नहीं बताना चाहते, तो आप निजता के अंतर्गत उसको आप रख सकते हैं। आपको अधिकार है कि आप किसी को नहीं बता सकते, यह निजता कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि निजता का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल जो 21 है वो हमें निजता का अधिकार देता है। एक बार क्या हुआ था, दिल्ली की एक औरत थी, वह लगभग रात को 2 बजे तक किसी अन्य पुरुष से चैटिंग पे बात कर रही थी व्हाट्सएप पे। तो उसका जो हस्बैंड था उसके पास ही था, तो उसने देख लिया कि यह इतनी रात तक चैटिंग पे किसी से बात की रही। तो फिर वो उसका जो हस्बैंड था उससे मोबाइल मांगने लगा, तो फिर वो अपना फ़ोन उसको नहीं दी और लॉक कर दी। और उसका पति जो था जाके FIR कर दिया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने फ़ोन मांगा तो ये नहीं दिया। तो वहाँ पे उसको बताया गया कि आर्टिकल 21 जो है वो निजता का अधिकार देता है
कि यानी व्यक्ति चाहे तो अपनी प्राइवेसी किसी को दे, अगर चाहे तो ना दे। तो यहाँ पे उस औरत की जीत हो गई और उस पुरुष की हार हो गई। तो यहाँ पे पूरी तरह से छूट थी कि आप जो चाहें रख सकते हैं, दूसरों को अगर नहीं बताना चाहते हो तो आप ना बताएं। उसके बाद तीसरा है एडल्ट्री, यानी मान लीजिए किसी हस्बैंड की वाइफ अगर उस तरह की काम करती है, किसी गैर पुरुष से बात करती है, तो वो तो बात कर रही है, अब वह उसका पति जो है उसको रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि मुझे निजता का अधिकार उसे प्राप्त है। अगला क्या है एडल्ट्री, यानी एडल्ट्री का मतलब होता है छिछोरापन। जब आईपीसी की धारा 1860 में बनी थी तो उसमें बताया गया था कि अगर कोई औरत किसी दूसरे मतलब दूसरे आदमी से अपने पति के बिना अनुमति के दूसरे से संबंध रखती है और उस समय में अगर इन लोगों को पकड़ा जाता है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ वह पुरुष जिम्मेदार होगा जो उस स्त्री से संबंध रखता है, न कि वह स्त्री जिम्मेदार होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि औरतों को पूरी तरह से छूट दिया जा रहा था कि औरतें एकदम भोली होती हैं, वो किसी से भी फंस सकती हैं। तो यहाँ पे औरतों को छूट दिया जा रहा था और पुरुषों को फंसाया जा रहा था। अब बताइए, ताली तो एक हाथ से बजेगी नहीं, दोनों हाथों को मिलाना पड़ेगा। उसी तरह एक रिलेशन अगर बनाना है तो दो लोगों को जुड़ना पड़ेगा एक में। जब तक दो लोग मिलेंगे नहीं तो रिलेशन कैसे बनेगा। तो ऐसे में क्या होता था कि केवल उस पुरुष को ही सजा दी जाती थी, न कि केवल औरत को। औरत पूरी तरह से आज़ाद थी, वो कुछ भी कर सकती थी। अगर वहाँ पे उस औरत का पति भी अगर जाता है केस करने तो उसकी जो पति होगा उसको भी भगा दिया जाता। वहाँ पे कहा जाता था कि तुम्हारी औरत ही उस पुरुष से जाके फंसी होगी, तो उसको भी वहाँ से भगा दिया जाता होगा और औरत को सज़ा नहीं मिलती थी। ऐसे में उसका पति क्या कर सकता है, उसको तलाक दे सकता है। अगर मान लीजिए अपनी वाइफ की इस छिछोरेपन की वजह से अगर वो परेशान है तो उसको तलाक दे सकता है और कोर्ट भी कह देगा हाँ भाई लो तलाक दे दो, तो वो तलाक दे सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 21 में ही एक और आर्टिकल जोड़ा गया अलग से, अनुच्छेद 21 का क। अनुच्छेद 21 का क जो है वह शिक्षा का अधिकार देता है, यानी राइट टू एजुकेशन। यानी यह बताता है कि हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अधिकार सरकार क्या करती है कि जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करती है। यानी 6 वर्ष से जो लेकर 14 वर्ष तक जो बच्चे होंगे इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ इनके हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा। यानी आप देखे होंगे गांव में जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं जो उनमें मिड डे मील का प्रावधान है, यानी दोपहर के समय उनको खिचड़ी वगैरह खाना दिया जाता है, उनको ड्रेस भी दी जाती है, ड्रेस भी दिए जाते हैं, उनकी जो कापी किताब है वो भी दिए जाते हैं उनको बिना किसी शुल्क लिए। और अभी क्या हो रहा है कि जो सरकारी विद्यालय वहाँ पे लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लापरवाहियाँ हैं जो सरकारी टीचरों की, जो वो अपने नियमों से हट के हैं। वो अपनी सिर्फ पैसे की प्राप्ति चाहते हैं, सिर्फ पैसा पैसा ही करते हैं। वो अब इन सब चीज़ों पर यानी एजुकेशन की चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते, बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं। अब आगे आपको आर्टिकल 22 में बताया जाएगा कि पुलिस को कैसे इनकाउंटर करती है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कब आपको अरेस्ट करेगी, यानी अरेस्ट क्या होता है, कस्टडी में लेना क्या होता है। आपने सुना होगा कभी कि अरेस्ट किया है या कस्टडी में लिया है, तो आपको अगले अनुच्छेद में बताया जाएगा अरेस्ट और कस्टडी के बारे में। यहाँ पर अगला है रिमांड। आप पुलिस रिमांड पे हैं या जुडिशियल रिमांड पे हैं, यानी आप पुलिस के कब्जे में है या जेल के कब्जे में, ये बताया जाएगा। अगला है नज़रबंद।
यानी कब आपको छुपा के रखा जाएगा कानून के अंतर्गत। तो आर्टिकल 22 में यह बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा, तो इसको आपको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। आर्टिकल 22 को यह बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।